राधे राधे स्टूडेंट। हम आज अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमर्स, है ना। आइसोमर्स का पहला अपन इम्पोर्टेंस समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यदि सिलेबस में हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं। हम थोड़ा केमिस्ट्री फील्ड में जाके या केमिस्ट्री नज़रिए से सोचना पड़ेगा कि हमें इस आइसोमर्स को क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें इसे पढ़ना पड़ रहा है ना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपन आइसोमर्स की डेफिनेशन देखते हैं। आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? आइसोमर्स का मतलब होता है हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट different chemical structure। अब देखो बच्चों जैसे मान लो हमारे पास कोई केमिकल फॉर्मूला है CXHYOZ। तो इस केमिकल फॉर्मूले से हो सकता है बहुत सारे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करें। जैसे मान लो हमारे पास दो केमिकल कंपाउंड बनाते हैं अपन, इससे A और B, जिनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर रिलेटेड थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। केमिकल फॉर्मूला दोनों का सेम है, यही केमिकल फॉर्मूला है, पर दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये अलग अलग हैं तो हमें उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो फ़र्क हमें पड़ता है। देखो, जैसे मान लो हम केमिकल की शॉप पे जाएं कि हमें केमिकल ख़रीदने हैं, तो हमने एक कंपाउंड बताया कि सर CXHYOZ का कंपाउंड दे दो। तो दुकानदार आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा वाला चाहिए, A वाला चाहिए, B वाला चाहिए। तो उस समय आपको लगेगा अरे A और B में क्या ही फ़र्क होगा। तो जैसे इसको दूसरे तरीके से सोचो, मान लो हमारे पास ये कंपाउंड A ये है और कंपाउंड B ये है, और हमसे कहा जाए ये कंपाउंड लेके आओ। तो कंपाउंड A के अंदर OH की डायरेक्शन राइट हैंड साइड में, और यहाँ पर इस कंपाउंड के में OH की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो तुम्हें तो लग रहा होगा सर क्या ही फ़र्क पड़ेगा, OH राइट साइड में लिखूँ या लेफ्ट साइड में लिखूँ, एटम तो सेम ही दिख रहा है या मॉलिक्यूल तो सेम ही दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूल का नेचर चेंज हो चुका है। कंपाउंड A और कंपाउंड B डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो करें, इसका मतलब डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती है। इसका मतलब बच्चों थोड़ा और सिंपल तरीके से सोचो, मान लो आपको घर पे किसी ने कहा जाए कि बच्चों जाओ शैम्पू की बोतल लेके आओ। तो यदि आप ग्रोसरी स्टोर पे जाओगे तो ग्रोसरी स्टोर में आपको शैम्पू वाले सेक्शन के अंदर बहुत सारे शैम्पू मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा, केमिकल कंपाउंड तो सब में लगभग सेम ही होगा, है ना। तो बहुत सारे शैम्पू होंगे, क्लिनिक प्लस होगा, सनसिल्क होगा, बहुत सारे शैम्पू होंगे। तो आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए आपको कौन सा वाला चाहिए, है ना। मतलब आजकल बहुत वैरायटी के शैम्पू के, एंटी डैंड्रफ शैम्पू अलग है, तरह तरह के शैम्पू अलग अलग हो सकता है ना। तो ये थोड़ा एग्जांपल था। तो कहने का मतलब सिर्फ केमिकल फॉर्मूला होना काफ़ी नहीं होता। केमिकल फॉर्मूले के साथ आपको जो उस फॉर्मूले से बनने वाला एक कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा उसकी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उस केमिकल फॉर्मूले से हो सकते हो बहुत सारे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए यूज़फुल कौन सा वाला स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए अपन को पता होना चाहिए आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म सिंपल सा यही होता है कि केमिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगी। जैसे इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला आप देखो A और B का, तो केमिकल फॉर्मूला तो सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखो बच्चों, अपन आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन में पहला बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहला आपको कैटेगरी है आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेकंड कैटेगरी है आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर दो पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैं थोड़ा लिख ही देता हूँ, देखो बच्चों। आइसोमर्स के अंदर अपन दो कैटेगरी पढ़ेंगे बच्चों, स्टीरियो एंड स्ट्रक्चरल।
स्ट्रक्चरल में क्या होगा बच्चों, एटम टू एटम कनेक्टिविटी, एटम टू एटम कनेक्टिविटी क्या रहने वाली, डिफरेंट रहने वाली है। और यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम रहेगी, लेकिन 3D अरेंजमेंट जो है, 3D जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट रहेगा। तो स्टीरियो को बच्चों अपन दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल, और सेकंड पार्ट अपना होगा ज्योमेट्रिकल के बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल के अंदर अपन देखेंगे सिस ट्रांस और देखेंगे अपन EZ आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल के अंदर भी अपन बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, कायल सेंटर, एंशुमर, रेसमी मिक्सचर वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं अपने पास। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बच्चों सबसे पहले अपन देखेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी बच्चों, ताकि अपन को एकदम पिक्चर क्लियर रहे कि अपन को कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो पोजीशन हो गया, रिंग चेन हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, और कोई छूट तो नहीं गया है मुझसे, होगा तो अपन देख लेंगे ना। तो देखो बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं एकदम सिंपल तरीके से। देखो बच्चों, ध्यान रखना कि यदि अपन ये लेक्चर देख रहे हैं, यहाँ तक देख चुके हो, तो ये लेक्चर कंप्लीट करना है। और यदि तुम एकदम सिंसियर तरीके से पढ़ोगे ना बच्चों, तो आई एम डैम श्योर कि तुम्हें सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर रहेंगे। यदि आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम छोड़ने की तरफ नहीं भागोगे, एकदम ऐसे होगा कि तुम तुरंत करने की तरफ भागोगे, सर आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है ये तो मैं तो पक्का ही करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। स्टीरियो के अंदर अपन बात करेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले अपन देखेंगे बच्चों एल्कीन के अंदर। एल्कीन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या क्या देखा जाएगा। देखो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है कि यदि हमें एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी। तो मान लेते हैं यहाँ पर अपने G1 और G2 ग्रुप है, और यहाँ पे कोई R1 और कोई R2 ग्रुप है। ठीक है, तो देखो बच्चों रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी। हमारे पास पता है ये हमारी एल्कीन है। एल्कीन के जो टर्मिनल कार्बन होगा, तो टर्मिनल कार्बन की जो दो वैलेंसी है G1 और G2, दे शुड बी डिफरेंट। G1 और G2 दोनों ही क्या होने चाहिए, अलग अलग ग्रुप या अलग अलग एटम होने चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास दूसरी एंड पे दो ग्रुप हैं, जो सेकंड टर्मिनल है उस पे दो ग्रुप है R1 एंड R2। तो ऑब्वियसली बात है R1 और R2 भी क्या होने चाहिए, आपस में अलग अलग होनी चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि R1 और G1 के बराबर हो जाए और R2 G2 के बराबर हो जाए, ये चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, है ना। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि G1 और G2 क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड कंडीशन समझ में आ रही है। तो अपन क्या कह सकते हैं, टर्मिनल वैलेंसी शुड बी डिफरेंट। टर्मिनल की जो भी वैलेंसीज होगी, G1 हो गया, G2 हो गया, तो ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, कभी भी इक्वल नहीं होने चाहिए। समझ में आ रही बात। जैसे देखो, मान लो अपन क्या करते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाते हैं, एक क्लोरीन लगाते हैं, दूसरा हाइड्रोजन लगाते हैं। इधर भी क्लोरीन लगा दिया, इधर भी हाइड्रोजन अपन ने लगा दिया। अब देखो बच्चों, हमने क्या कहा अभी
कि जो टर्मिनल वैलेंसीज है वो क्या होनी चाहिए, शुड बी डिफरेंट। ये वाली जो वैलेंसी है कार्बन की जो वैलेंसी है वो डिफरेंट होनी चाहिए। क्या डिफरेंट है, हाँ है। क्या ये भी डिफरेंट है, मतलब इस कार्बन पे जो दो कंपाउंड लग रखे हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए। क्या डिफरेंट है, हाँ है। तो मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो जाएगा इस कंपाउंड के थ्रू। तो देखते हैं कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो किया जाता है। तो देखो बच्चों, मान लो अपने पास ये कंपाउंड दे रखा हो और इसके अंदर जो अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं अपन वो ये कर रखा हो, ठीक है। और आपसे कहा जाए कि इन दोनों कंपाउंड में क्या रिलेशन है, किस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करोगे इन दोनों को। देखो बच्चों, हमने डायपोल मोमेंट पढ़ा है ना। डायपोल मोमेंट में कार्बन और क्लोरीन के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। तो टूवर्ड्स दी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, तो हमें पता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, यही रहेगी। उसी तरीके से इस कार्बन और इस क्लोरीन के में भी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन टूवर्ड्स दी क्लोरीन एटम होगी, है ना। तो अपन देखें दो वेक्टर इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब इसके डायपोल जो वेक्टर्स हैं वो कैंसिल आउट तो नहीं हो रहे, इसका मतलब जो नेट डायपोल मोमेंट इसका होगा वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पोलर मॉलिक्यूल हो गया, है ना। डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं हो रहा है तो नॉन पोलर हो गया। अब देखो बच्चों, सेकंड वाले केस में सेकंड वाले मॉलिक्यूल के अंदर क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन के अंदर क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो टूवर्ड्स दी क्लोरीन अपन क्या बताना पड़ेगा, एक वेक्टर बताना पड़ेगा। और इसमें भी क्या कर रहे हैं, टूवर्ड्स दी क्लोरीन एक वेक्टर बताएंगे। अब हाइड्रोजन और कार्बन का क्यों नहीं बता रहे भाई साहब, तो हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उतनी नहीं है तो अपन इसे नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, एक वेक्टर ऊपर की तरफ है और एक वेक्टर नीचे की तरफ है। और बच्चों इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी एकदम सेम होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इधर भी कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है ना, और इधर भी कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। तो दोनों बॉन्ड सेम हैं तो उनके वेक्टर भी क्या होंगे, सेम होंगे। म्यू बराबर क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट बराबर क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है, और दोनों की क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इन दोनों के वेक्टर इधर हैं और इनकी वेक्टर क्वांटिटी भी सेम है। मान लो वेक्टर पी है इधर और ये वेक्टर भी पी है, पर डायरेक्शन अपोजिट है। तो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो क्या होने वाला है, ज़ीरो। यदि आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो आ गया है तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। समझ में आ रही बात बच्चों, तो नॉन पोलर कंपाउंड हो जाएगा। तो अपन इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई इन दोनों कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला तो एकदम सेम दिख रहा है, लेकिन एक कंपाउंड पोलर है, दूसरा कंपाउंड क्या है, नॉन पोलर है। तो अपन देखेंगे इन दोनों में रिलेशन क्या है। अब देखो बच्चों, इस कंपाउंड के अंदर यदि क्लोरीन अपन देखें, एक कंपाउंड ये बना रखा है और एक कंपाउंड ये बना रखा है। इसमें देखो बच्चों, क्लोरीन की डायरेक्शन जो है हमारे पास वो सेम है, सेम डायरेक्शन में क्लोरीन लग रहा है। और यहाँ पे क्लोरीन के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस देखा जाए L2 और ये डिस्टेंस देखा जाए L1, तो हमें ऑब्वियसली दिखेगा कि L2 ज़्यादा होगा L1 से, है ना। और हमें पता है यदि क्लोरीन अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसे अपन नाम क्या देंगे बच्चों, ट्रांस नाम देंगे। और यदि क्लोरीन हमारा सेम डायरेक्शन में तो इसे नाम क्या दे देंगे अपन, सिस दे देंगे, ठीक है। तो यदि दो सिमिलर ग्रुप सेम डायरेक्शन में हो तो उसे क्या बोलेंगे, सिस। दो सिमिलर ग्रुप सेम डायरेक्शन में हैं तो अपन उसे क्या बोलेंगे, सिस। और यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या बोल जाएंगे, उसे ट्रांस बोल देंगे, ठीक है। एकदम सिंपल तरीका। अब बच्चों, क्या ऐसा ज़रूरी है कि हम ये असाइक्लिक में ही देखें, हो सकता है कंपाउंड साइक्लिक हो अपना, है ना। जैसे देखो बच्चों, मान लो हमारे पास 6 मेंबर की रिंग बन रखी है, तो जैसे जैसे को क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, अपन क्या करते हैं, वेज और डैश पे बॉन्ड बनाते हैं। पहले मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ वेज बॉन्ड क्या होता है और डैश बॉन्ड क्या होता है। वेज बॉन्ड में जो बॉन्ड होगा वो अबाउट दी प्लेन होगा, अबाउट दी
प्लेन होगा, टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर होगा। ऑब्जर्वर तुम अपने आप को देखो, तुम्हारी तरफ ये बॉन्ड आ रहा होगा, और ये बॉन्ड कौन सा होगा, डैश बॉन्ड होगा, और डैश बॉन्ड क्या होगा, बिलो दी प्लेन होगा। ठीक है, बिलो दी प्लेन होगा। बच्चों मैं तुम्हें ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तो उस बच्चे को भी बात समझ में आ जाएगी एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, वेज बॉन्ड और ये होता है, डैश बॉन्ड ये होता है। अब देखो हम क्या करते हैं, इस कंपाउंड के अंदर, इस साइक्लोहेक्सेन के अंदर 2 क्लोरीन की पोजीशन, डैश पे हाइड्रोजन लगा दिया, वेज बॉन्ड पे क्या लगा रहे हैं, क्लोरीन, और डैश पे क्या लगा रहे हैं, हाइड्रोजन। इसका मतलब रिंग के केस के अंदर यदि दोनों क्लोरीन वेज पोजीशन पे है, मतलब टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है, दोनों के दोनों क्लोरीन अप डायरेक्शन में है ना, ऊपर की तरफ है, अप डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन में हो गया। तो यदि वो सेम डायरेक्शन में है तो उसे अपन क्या बोल देंगे बच्चों, सिस बोल देंगे। इसी तरीके से हो सकता है क्लोरीन की जो डायरेक्शन है वेज में, एक बार क्लोरीन रख दें और इधर क्या रख दें, हाइड्रोजन, और इधर क्लोरीन। तो क्लोरीन को देखें बच्चों, एक अप डायरेक्शन में है और एक डाउन डायरेक्शन में है, तो दोनों अपोजिट हो गए। तो अपोजिट होते तो अपन क्या बोल देंगे, ट्रांस है ये। समझ में आ रही बात बच्चों? तो रिंग में इस तरीके से देखेंगे। अभी अपन एल्कीन में देखा, तो यहाँ से अपन ने देखना स्टार्ट किया है रिंग के लिए, सेकंड देखना स्टार्ट किया है रिंग के लिए। तो सिस ट्रांस इस तरीके से अपन देख सकते हैं। ऐसा ज़रूर नहीं बच्चों कि 1 और 2 पोजीशन पे लगे हों, हो सकता है यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा दूँ, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ क्लोरीन, और यहाँ हाइड्रोजन। तो आपसे पूछा जाए ये कैसा आइसोमर है, सिस है या ट्रांस है, तो तुम्हें देखो बच्चों इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखना है, इस पूरे बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखना है। क्लोरीन की डायरेक्शन क्या है, दोनों ही अप है, तो क्या बोल देंगे बच्चों, इसको सिस बोल देंगे। अब हमारा दूसरा यही केमिकल फॉर्मूला रखते हैं, एकदम सेम कनेक्टिविटी रखते हैं एटम टू एटम, और यहाँ पर अपन क्लोरीन ऐसा कर देते हैं। तो एक अप डायरेक्शन में है, एक अप हो गया अपना, और दूसरा क्या हो गया, डैश हो गया। ये अप हो गया और ये क्या हो गया, डाउन हो गया, मतलब डैश पोजीशन पे हो गया, डाउन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। समझ में आ रही बात बच्चों? कैसे देखना है इसको, जैसे इस कंपाउंड को इस तरीके से भी शो किया जा सकता है कि आपको क्लोरीन इधर दे दे, हाइड्रोजन नीचे की तरफ, और इसमें हाइड्रोजन ऊपर दे दे और क्लोरीन नीचे की तरफ दे दे। तो तुम्हें पता चलना चाहिए बच्चों कि यहाँ पे क्लोरीन ऊपर की तरफ है और यहाँ पे क्लोरीन नीचे की तरफ है, डाउन डायरेक्शन में है। तो ये कैसा होगा, ट्रांस होगा। तो कंपाउंड को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कंपाउंड इस तरीके से दे दे, हाइड्रोजन क्लोरीन, हो सकता है ना भाई, जरूरत है ना 1 और 3 पोजीशन पे रखे, 1 और 4 पोजीशन पे भी रख सकता है। जैसे यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4, 1 और 4 पोजीशन पे जो क्लोरीन के डायरेक्शन है, तो एक तो ऊपर की तरफ है, दूसरा वाला क्लोरीन क्या है, नीचे की तरफ है। तो ये क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन हो गए, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांस हो जाएगा। समझ में आ रही बात बच्चों? ऐसा रिएक्शन में आपने देखा होगा काफ़ी बार कि सिस एडिशन, ट्रांस एडिशन रिएक्शंस। तो इस तरीके से अपना कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। अब देखो बच्चों, अपन ने देख लिया रिंग के अंदर, अब अपन थोड़ा देख लेते हैं EZ आइसोमेरिज्म अपन कैसे देते हैं। EZ आइसोमेरिज्म, देखो EZ आइसोमेरिज्म में सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल देखते हैं बच्चों। तो प्रायोरिटी रूल के अंदर देखो बच्चों, सबसे पहले अपन को देखना है एटॉमिक नंबर। हमें ना जो जो ग्रुप्स लग रखे होंगे, एटम लग रखे होंगे, उन्हें एटॉमिक नंबर देख के, जिनका एटॉमिक नंबर होगा दे शुड गेट हायर प्रायोरिटी। ठीक है, सबसे पहले एकदम आराम से समझो थोड़ा। एटॉमिक नंबर पहले देखना आपको, यदि हमारा एटॉमिक नंबर सेम आ जाता है तो फिर अपन देखेंगे बच्चों एटॉमिक मास। गारंटी है बच्चों, जेईई मेंस में इस टॉपिक में यदि मैं चीज़ें बताऊंगा ना सारी,
टाइम लगेगा चैप्टर कंप्लीट होने में आइसोमेरिज्म का, बट एक बार चैप्टर कंप्लीट हो गया तो जेई एडवांस जेई मेंस जो टॉपिक तुम्हें समझा दूंगा, जिस तरीके से समझा दूंगा, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें कोई नया कंसेप्ट का कोई टॉपिक मिल या कोई मॉलिक्यूल मिल गया और तुमसे हो ही नहीं रहा, एकदम बाहर ही नहीं जाएगा जो चीज़ें बता रहा हूँ तुम्हें। मूव टू दी नेक्स्ट आइटम। धीरे धीरे करके हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले अपन देखते हैं एल्कीन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले अपन देख रहे हैं एल्कीन। एल्कीन के अंदर मान लो हो सकता है कि जब टर्मिनल ग्रुप सेम होते थे, टर्मिनल ग्रुप यदि सेम डायरेक्शन में होते तो अपन सिस बोलते थे। टर्मिनल ग्रुप क्या, एल्कीन के रेस्पेक्ट में दो ग्रुप यदि सेम डायरेक्शन में होते तो सिस और अपोजिट होते तो ट्रांस। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना बच्चों कि जो चारों ग्रुप लग रखे हैं वो ही अलग हो, इस तरीके से। अब इसमें सिस ट्रांस तो नहीं बताया जा सकता, इसमें अपन क्या बताएंगे, ई जेड आइसोमेरिज्म बताएंगे। अब ई जेड आइसोमेरिज्म के अंदर देखते हैं हमने जो प्रायोरिटी रूल लिखा है उसका यूज़फुल कहाँ है, कहाँ यूज़ आएगा वो। तो देखो बच्चों, हमारे पास जो एल्कीन होता है उसे ऐसे सेपरेट कर दो, ठीक है। अब हमारे पास दो टर्मिनल है, एक तो ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। इस कार्बन का जो ये ग्रुप है क्लोरीन और फ्लोरीन, हमें इन्हें नंबरिंग देनी है। कार्बन से जो दो ग्रुप कनेक्टेड होंगे उन्हें हमें नंबरिंग देनी है। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है या फ्लोरीन का, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो ऑब्वियसली 17 ज़्यादा ही होता है 9 से। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको नंबर दे दिया 1 और जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको नंबर दे दिया 2। समझ में आ रही बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले पे। इस कार्बन टर्मिनल पे ब्रोमीन लग रखा है और आयोडीन लग रखा है। तो ब्रोमीन और आयोडीन में एटॉमिक नंबर आयोडीन का ज़्यादा है, तो नंबर 1 आयोडीन ले गया और नंबर 2 ब्रोमीन ले गया। इस तरीके से हमें प्रायोरिटी देनी है। समझ में आ रही बात। अब देखो, यदि हमारी जो प्रायोरिटी है हायर प्रायोरिटी है 1 और 1, यदि 1 और 1 हायर प्रायोरिटी यदि हमारी सेम डायरेक्शन में रहे, सेम डायरेक्शन में हो, तो अपन उसे बोलेंगे Z। और 1 और 1 अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उससे अपन क्या बोलेंगे, ई आइसोमर बोलेंगे। समझ में आ रही बात। ई और जेड कैसे यूज़ करना है, तो इसमें क्या होगा 1 और 1 कैसे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसे क्या बोल देंगे बच्चों, अपन ई बोल देंगे। ई आइसोमर है ये, ठीक है। और देखते हैं बच्चों, और समझते हैं। इतने एग्जाम्पल करा देंगे कि तुम्हारे दिमाग में जो कंसेप्ट एकदम सेट हो जाएगा, एकदम कहीं से बाहर ही नहीं जाएगा तुम्हारे दिमाग से। एकदम ध्यान से इधर उधर की चीज़ें छोड़कर एकदम कंसेप्ट पे ध्यान दो, कैसे चीज़ें बताई जा रही है, कैसे तुम्हें समझनी है और फिर कैसे अप्लाई करना है। जैसे देखो, ये 16 वाला है और ये 18 वाला है, ये हाइड्रोजन है और ड्यूटेरियम है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा क्या इसमें अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता भी पाएंगे या नहीं पाएंगे, तो आपको देखना है कि दोनों ग्रुप डिफरेंट है या नहीं है। दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं बता पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर OH ग्रुप है, यहाँ पर OH ग्रुप है, लेकिन ये 16 वाला है और यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो 18 वाला है। तो अपन देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हमारी जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ। तो एटॉमिक नंबर दोनों ही ऑक्सीजन का 8 होता है, तो एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है तो दूसरी चीज़ देखेंगे, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास 16 का ज़्यादा है 18 का, 18 का ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है हायर प्रायोरिटी नंबर 1 कौन ले गया, 18 वाला, और नंबर 2 कौन सा ले गया, 16 वाला। इसी तरीके से दूसरे टर्मिनल की बात करें बच्चों, दूसरे टर्मिनल की बात करें तो हमारे दूसरे टर्मिनल में ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन है। दोनों का एटॉमिक नंबर 1 होता है, बट ड्यूटेरियम थोड़ा भारी होता है और हाइड्रोजन थोड़ा हल्का होता है। तो एटॉमिक मास ज़्यादा है ड्यूटेरियम का, तो नंबर 1 प्रायोरिटी ये ले जाएगा और नंबर 2 प्रायोरिटी हाइड्रोजन ले जाएगा। तो दोनों हमारी जो हायर प्रायोरिटी है 1 वो कैसी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या बोल देंगे बच्चों, इसको ई आइसोमर बोल देंगे। समझ में आ रही बात बच्चों। तो ई आइसोमर हो गया ये वाला। इस तरीके से देखो, एक दूसरा कंपाउंड देखते हैं, CH2
CH3, और यहाँ पे अपन लिखते हैं CH3, यहाँ पे अपन क्लोरीन और यहाँ पे आयोडीन। तो देखो बच्चों, इसको ध्यान से समझना, ये तुम्हें समझ में आ गया ना, तो अपन जो कायरल कंपाउंड में जो नंबरिंग करेंगे वो भी तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। देखो बच्चों, जहाँ से इस एटम की कनेक्टिविटी है उसको यहाँ लिखते हैं अच्छे से। कार्बन है, उसके पास 2 हाइड्रोजन है, फिर कार्बन है और उसके पास 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसी तरीके से इस कार्बन को देखते हैं। ये कार्बन है, उसके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। हमने क्या देखा है, क्या सबसे पहले हमें फर्स्ट कनेक्टिविटी देखनी है। फर्स्ट कनेक्टिविटी कौन है, कार्बन है, तो इसमें भी फर्स्ट कनेक्टिविटी कौन है, कार्बन है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कार्बन है और कुछ लिख नहीं रखा, तो दोनों ही क्या होंगे, C12 वाले होंगे। तो कार्बन सेम हो गया। अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही सेम है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही सेम है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, मूव टू दी नेक्स्ट एटम की तरफ मूव करना पड़ेगा। बट इसमें बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा, जिसकी तरफ अपन मूव कर रहे हैं ना, उसकी Z की वैल्यू, एटॉमिक नंबर की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब हमारे पास मूव होने के लिए मूव उसकी तरफ होंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे तो सारे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे। अब बात करेंगे अपन बच्चों कि यहाँ पर अपने पास कार्बन है और यहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली बात है कार्बन का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है। तो वापस वही सेम रूल से देखना है कि भाई इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसका एटॉमिक नंबर कम है, तो इसको प्रायोरिटी ज़्यादा दो। इसलिए अपन इथाइल ग्रुप को प्रायोरिटी 1 देंगे और मिथाइल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे 2। और आयोडीन और क्लोरीन में आयोडीन का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, तो प्रायोरिटी 1 ये ले जाएगा और प्रायोरिटी 2 क्लोरीन ले जाएगा। तो हायर प्रायोरिटी कहाँ आ गई इस बार, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, ये Z हो जाएगा। समझ में आ रही बात बच्चों, कैसे इनको देखना है, एक बार अच्छे से समझो कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें चीज़ें एकदम क्लियर कट समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अब देखो दूसरे कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं अपने। नाइट्रोजन लोन पेयर, स्माइली लगा देते हैं। हाइड्रोजन, ये भी लोन पेयर अपना, और ये हाइड्रोजन। अब तुम कहोगे सर ये लोन पेयर कैसे आ गया, तो लोन पेयर भी आ सकता है। यहाँ पर दोनों चीज़ें डिफरेंट है या नहीं है, एक तरफ लोन पेयर है और दूसरी तरफ क्या है, हाइड्रोजन है, तो डिफरेंट हुआ नहीं हुआ, डिफरेंट है तो क्या होगा, GI पॉसिबल होगा। अब देखो इसके अंदर एक तरफ लोन पेयर है, EZD देख रहे हैं अपन, एक तरफ लोन पेयर है बच्चों और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। तो हम लोन पेयर को ज़्यादा प्रायोरिटी दें या हाइड्रोजन को प्रायोरिटी दें, तो हमेशा बच्चों याद रखना हम हमेशा एटम को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर। तो एटम को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तो हाइड्रोजन ले गया नंबर 1 और लोन पेयर ले गया नंबर 2। भले ही स्माइल कर रहा है लेकिन नंबर 2 ले गया बेचारा। फिर इसके अंदर नंबर 1 हाइड्रोजन को, नंबर 2 लोन पेयर को। तो हाइड्रोजन क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो इसे क्या बोलेंगे, Z आइसोमर। आपको बच्चा कहेगा सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, देखो हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं। इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में देखो कि ये जो हाइड्रोजन है वो एकदम सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो इसको तो आप सिस भी बोल सकते हो। तो हाँ, अपन सिस भी बोल सकते हैं और Z भी बोल सकते हैं। तो दोनों में से जो भी आपको टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन में पूछी जाएगी उस तरीके से आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो और थोड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं। मान लो ये कार्बन है, इधर लिख रखा है NH3 और इधर लिख रखा है NH4 पॉजिटिव, इधर लिख रखा है OMe और इधर लिख रखा है OH। तो देखो बच्चों, इसमें आपसे पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर, बताओ बच्चों कि ये सिस है या क्या है, ये ट्रांस है, तो दोनों में से आप क्या बताना चाहोगे। तो देखो बच्चों, ऐसे ग्रुप का ना एकदम डिटेलिंग में लिख दो, ओपन स्ट्रक्चर बना दो पूरा। अपन ने गलत लिखा है, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पे हो गया NH और यहाँ पर यदि अपन को लिखा जाए तो अपन कैसे लिखेंगे बच्चों,
यहाँ पर अपन कैसे लिखेंगे NH H और ये H, ठीक है। अब हमें पता होगा नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते 5 इलेक्ट्रॉन, 3 से तो उसने बॉन्ड बना दिया, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, हाइड्रोजन के साथ शेयर करके बॉन्ड बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी है, इसका मतलब इसके पास एक लोन पेयर भी है, लोन पेयर है अपने पास, ठीक है। तो देखो अपन प्रायोरिटी देखते हैं, किसको प्रायोरिटी दे ज़्यादा। देखो पहले अपन डायरेक्टली कनेक्टिविटी रखने वाले एटम को देखेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है नहीं, दोनों सेम है, नाइट्रोजन एटॉमिक मास कुछ नहीं लिखा तो एकदम सेम है, ठीक है। अब देखो फिर क्या करेंगे, मूव टू दी नेक्स्ट एटम। नेक्स्ट एटम देखेंगे अपन यहाँ से, ध्यान से देखना। नेक्स्ट एटम हमारे पास यहाँ क्या हाइड्रोजन, तो इधर भी देख लो नेक्स्ट एटम क्या हाइड्रोजन, एकदम बात बराबर। अगला एटम देखो, यहाँ पर एटम कौन है, हाइड्रोजन, मेरे पास भी हाइड्रोजन है, सेम है। अब अगला देखो, पहला ये देखा अपन ने, दूसरा ये, फर्स्ट ये, सेकंड ये और तीसरा देख रहे हैं। तीसरा अपन ने देखा यहाँ लोन पेयर है और तीसरा यहाँ पे देखा अपन ने क्या है, हाइड्रोजन है। तो देखो बच्चों अभी मैंने बताया एटम को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर, तो लोन एटम को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर। तो एटम जहाँ पे लग रखा है हाइड्रोजन उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, इसका मतलब नंबर 1 कौन ले गया, NH3 पॉजिटिव, NH2 को नंबर 2 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली जो अटैच एटम है वो OMe है, ऑक्सीजन CH और H, और यहाँ पे क्या लग रखा है बच्चों, OH, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले ऑक्सीजन कनेक्ट था, इधर भी ऑक्सीजन कनेक्ट था। अगला आइटम देखो, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली बात है कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। तो नंबर 1 OMe ग्रुप ले गया और नंबर 2 OH ग्रुप ले गया। तो हमारे पास जो 1-1 प्रायोरिटी है वो कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में बैठी है, अपोजिट डायरेक्शन में बैठी है, ऐसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे बैठी, तो उसे क्या बोल देंगे अपन, ई आइसोमर। समझ में आ रही बात बच्चों, इसे क्या बोल देंगे अपन, ई आइसोमर है इसका केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने का नज़रिया है, देखने का तरीका है, वो इस तरीके से देखा जाएगा, ठीक है। और क्या बता सकते हैं आपको, धीरे धीरे बता रहे बच्चों, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा और अच्छे एग्जाम्पल से देंगे अपन, बट अभी के लिए मुझे लगता है अपन इतना ही रखते हैं। और जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो आपको इस वीडियो का लेक्चर रिवाइज़ करके आना है। जब आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो नोट्स बनाओ, अच्छे से लिखो और नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये रिवाइज़ करके आओ। तुम्हें लग रहा होगा ये चीज़ें मेरे को आती है, कोई बात नहीं, आती है, बट पढ़ते चले जाओ। हो सकता है कोई चीज़ तुमसे मिस हो गई हो तो उसमें रिपीट हो जाएगी, और जैसे जैसे अपन आगे अच्छे क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो मैं कहूँगा देखो मैंने ये बताया था, तो तुम्हें रिलेट रहे, तुम कनेक्ट कर पाओ कि जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो तुम चीज़ें कनेक्ट कर पाओ। तो थ्योरी भी लिखते रहो, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर भी बनाओ अच्छे से, और सारी बातें एकदम डिटेलिंग में लिखो, कुछ भी नहीं छूटेगा बच्चों, बहुत चीज़ें आसानी से बताई जाएगी और बहुत अच्छे लेवल पे बताई जाएगी। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।